नमस्कार, मैं हूँ ग्रो फैक्ट भाई। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्टोरी की जो कि रियल स्टोरी तो नहीं बल्कि एक एमिटेबल मूवी के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 13 फरवरी 1976 की। लॉन्ग आइसलैंड न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स थॉट दे एक समूह ने क्या सोचा था कि वह सुनेगा जब वे न्यूयॉर्क से पैच गांव में एक मामूली किताब से साजे वकील के कार्यकालय में रुकी हुई थी। उस कमरे में उस सुबह प्रेस को पहली बार जॉर्ज एंड कैटरीना लट्स से परिचित कराया जाएगा और अनुचित रोजगार के दो रिश्तेदार नवाबित थे जिन्होंने एक महीने पहले अचानक एमिटेविल में अपने सपनों का घर छोड़ दिया था। लॉन्ग आइसलैंड के दक्षिण तट पर इस नींद वाले क्षेत्र में अफवाहें उड़ रही हैं कि लट्जिस ने घर छोड़ दिया क्योंकि घर वॉज हॉन्टेड। जॉर्ज एंड कैथी लट्स को मध्य 30 के दशक में एक सामान्य जोड़ की तरह दिखते थे। कम से कम 70 के दशक के लिए सामान्य उनके बहुत सारे पेन सीधे हल्के भूरे बाल और पूरी दाढ़ी थी। उन्होंने एक सुनहरे पंखों वाला बाल कटवाया था जो कि प्रेम जैसा था। गोल प्यारा चेहरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज ने ज्यादा बात की। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति का स्वर अपनाया जिससे अनिश्चय से लंबे और विचार के बाद अपनी कहानी के साथ आगे आने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने कहा कि वह विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा एक बहुत मजबूत ताकत ने उनके परिवार को घर से निकाल दिया था। वह भी कुछ तथ्यों को सही करना चाहते थे। ना ही उनके परिवार ने अपने घर में मानव आकृतियाँ और उड़ने वाली वस्तुएं नहीं देखी थी। ना ही उन्होंने विल्प की आवाज़ नहीं सुनी थी और हिलते सोफे ना ही देखे, लेकिन हाँ, उन्होंने घर को केवल एक महीने के लिए अपने पास रखने के बाद केवल 3 बार कपड़े बदलने के साथ छोड़ दिया था। एक परिवार के रूप में अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए हमारी चिंता के कारण, और यही वह सब कुछ था जिससे वह वर्तमान समय में साझा करना चाहते थे। पत्रकारों ने लट्स अधिक विवेचना के लिए दावा डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विशेष जानकारी नहीं दी, जैसे कि न्यूज़डे को लेखक ने स्पष्ट हताशा के साथ बताया। रिपोर्टर ने लिखा, लट्स ने कहा कि अगर शोधकर्ताओं ने ऐसे करने के लिए कहा तो वह घर में एक और रात नहीं बिताएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह अभी घर बेचने की योजना बना रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन के भीतर इस घर का लोन 112 ओशन एवेन्यू के जल मार्ग पर स्थित एक डच औपनिवेशिक उन लोगों से भरा हुआ था जिन्होंने खुद मामले की जांच करने के लिए आने का फैसला किया था। वह अधिकारी लॉन्ग आइसलैंड के पड़ोसी शहर से आए थे। उन्होंने सड़क के किनारे पार्क किया। कुछ के साथ उनके बच्चे भी थे। मुझे अस्पष्ट घटनाओं में रुचि है, एक पिता ने कहा जो 12 इयर्स ओल्ड बेटे को लेकर आए थे। मैं अपने दूसरे बेटे के साथ उस रात यहाँ था और हमने थोड़ी देर के लिए बिजली के मीटर को देखा और मैं कसम खाता हूँ कि यह धीमा हो गया। बेशक यह रेफ्रिजरेटर हो सकता था। कोई यह विश्वास करना चाहेगा कि पत्रकारों के पास भूतों पर विश्वास न करने के लिए पर्याप्त सामान्य ज्ञान है, लेकिन 1970 के दशक में अमेरिका संस्कृति अंधविश्वास में डूबी हुई थी। यह हमारे जैसे ही समय था। आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता से भरा हुआ। वाटरगेट द्वारा रिचर्ड निक्सन को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने के 18 महीने बाद द लट्स फैमिली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और परेशान करने वाली खबरें के हमले ने सभी को पारंपरिक तथ्य और सच्चाई पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। यह स्पष्ट नहीं था कि ब्रांड
के स्तर नियम अभी भी कायम है या नहीं। एंगर एंड फियर हर जगह थे और अक्सर वह स्पष्ट भ्रम में बदल गए। इससे 1960 के दशक के नए युग के दर्शन के अविश्वास के साथ जोड़कर अच्छे पुराने अमेरिकी लोक कथाओं को थोड़ा सा मिलाया और आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो लट्स परिवार की कहानी अंत होगी। द एमिटेबल हॉरर 12 अक्टूबर को रिलीज हुई। खराब समस्या वाली माध्यम प्रेस की वाली एमिटेबल द अवेकिन जेनिफर जेसन लेव कोवेल था अभिनीत शामिल है। हालांकि अमेरिका पौराणिक कथाओं का एक आकर्षक और सर्वव्यापी प्रतीक यह बात रहा है कि कहानी वास्तव में कितनी निराश है। शीर्षक में कहे तो युवा अमेरिकी परिवार एक ऐसा घर में रहता है जहां एक बार सामूहिक हत्या हुई थी। इसके बाद परेशान करने वाली घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें जैसा कि इस मामले पर पहली पुस्तक में बताया गया है, जिसे लट्स इस सहयोग से एंसन फॉर द नेम के एक व्यक्ति ने लिखा था और बाद में 1979 की फिल्म के लिए एनिसन द्वारा उपयोग किया गया था। घर के की होल्स का रिसाव एक आत्मा चिल्ला रही है, बाहर निकलो। ये चुप है। एक अतीत पुजारी के पास एक बच्चा जोड़ी नामक एक काल्पनिक मित्र से बता करना शुरू करता है। द फादर सीज अ पिग विद रेड ग्लोइंग इन द विंडो। घर में रहस्यमय तरीके से ठंडे दिखने लगते हैं। पूरे कमरे में मक्खियाँ परिवार को परेशान करती है। आखिरकार परिवार बहुत थक गया। इनमें से कोई तत्व पहले से ही अमेरिकन डरावनी कहानी का हिस्सा और पार्सल थे, विशेष रूप से आखिरी वाली भारतीय कब्रिस्तान का नकलबाजी पता लगना, जो लंबे समय से अमेरिकन कहानी में असाधारण घटनाओं के लिए एक प्रकार का स्पष्टीकरण था। यह धारण स्टीफन किंग के काम में भी बार बार दिखाई दी। उदाहरण के लिए द शाइनिंग और पेट सेमेट्री में माना जाता है कि स्टील में पाइप प्लेस मार्केट स्क्यूमिस इंडियन ग्राउंड पर बनाया गया है और लोग यह तक दावा करते हैं कि यह भूतिया है। हालांकि एमिटेबल हॉरर के बारे में जो अविश्वसनीय बातें थी वह यह थी कि एक तरह कहानी कथित भूत कहानी से अधिक दिलचस्प थी। यह तथ्य और कल्पना के एक अजीब उलझे हुए मंडरा रहा है। कुछ खिलाड़ी शुरू से ही आश्वस्त थे कि यह एक धोखा था। दूसरे ने अपने कब्रों पर जोर देकर कहा कि कहानी सच्ची थी, कि किसी चीज में लट्स परिवार को परेशान कर दिया था। वह सिर्फ इतनी है कि कुछ भी असाधारण नहीं होगा। 13 नवंबर 1974 को डोफियो परिवार के 6 सदस्य पिता रोनाल्ड, माँ लोसी, 2 बेटियां और 2 बेटे को 112 ओशन एवेन्यू स्थित उनके घर में उनके बिस्तर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। तीसरे बेटे 23 वर्ष रोनाल्ड बुच डोफियो जूनियर ने शुरू में पुलिस को बताया कि उसने शाम 6 बजे के आसपास बंद घर में शवों पर देखा था। उस दिन के बाद जैसे कि बुच डोफियो ने उस दिन कहानी सुनाई थी, जब उसने शवों को देखा तो वह घर से भागकर सड़क के नीचे एक बार में चला गया और हिस्टीरिया की स्थिति में पहुंचा। जैसे कि बार में रुके एक व्यक्ति ने संवेदताओं को बताया, वह उन लोगों को वापस घर ले गया और पुलिस को बुलाया गया, जिसने लगभग तुरंत ही बुच के निर्दोष होने के दावे पर सीधे किया। सावे मिलने के 2 दिनों के भीतर वह 6 सेकंड डिग्री हत्याओं के आरोप में फंस जाएगा। पुलिस को यह विश्वास हो गया कि उसने अपराध किया है, क्योंकि वह बीमा राशि चाहता था, जो लगभग $20,000 की राशि थी।
डोफियो का वकील विलियम वेबर नाम का एक गांजा शशिपथ व्यक्ति था। अपने एसेप के समय से वेबर ने जोर देकर कहा कि डोफियो पागल था। उन्होंने अपने बेटे की खराब स्थिति के लिए मिस्टर रोनाल्ड डोफियो सीनियर को दोषी ठहराया, यह तक देते हुए कि वह एक अपमानजनक धमकाने वाला व्यक्ति था। अक्टूबर 1975 में जब मामले की सुनवाई शुरू हुई, तब तक लर्जिस द्वारा ओशन एवेन्यू घर खरीदने और उसमें रहने के कुछ महीने पहले डोफियो के वकील ने एक मनोचिकित्सक को काम पर रखा था, जिसने कहा था कि उनका मुवक्किल पागल मनोविकृति की स्थिति में था। वह घर के अंदर चला गया और एक एक करके अपने प्रत्येक रिश्तेदारों को गोली मार दी। अभियोजन पक्ष द्वारा नियुक्त एक मनोचिकित्सक इस बात से सहमत था कि डोफियो मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि अब भी जानता था कि उसने जो किया वह गलत था और इसलिए वह पागल की कानूनी परिभाषा में फिट नहीं बैठता। जरूरी नहीं अभियोजन पक्ष का पक्ष लिया। डोफियो को अपने भाई बहनों की मौत के लिए 6 संभावित आजीवन कारावास की सजा मिली। जब मुकदमे में न्यूज़डे के रिपोर्टर ने वेबर से पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उनके मुवक्किल के खिलाफ फैसला निष्पक्ष था, तो उन्होंने अपने मुवक्किल की बेगुनाही की पुष्टि नहीं की। यह सामान्य रूप से कठोर बयान नहीं दिया जिसकी एक आपराधिक बचाव वकील से अपेक्षा की जाती है। इसके बजाय उसने अपने सिर हिलाया और कहा, मुझे खुशी है कि उसने जरूर सदस्य का नहीं था, लेकिन वे क्लियरली रूप से अभी भी मामले पर वास करने की कोशिश करना चाहता था। उन्होंने मुकदमे के दौरान पत्रकारों से कहा था कि वह डोफियो से केवल मामूली शुल्क ले रहा था और मुझे प्रचार से इससे अधिक लाभ मिल रहा है। एक भूतिया कहानी ने वेबर को मामलों को फिर से सुर्खियों में लाने का मौका दिया। वास्तव में यह वेबर के कार्यकाल में था कि लर्जिस एस फरवरी 1976 प्रेस कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। हालांकि उन्होंने खुद को इनके वकील के रूप में पेश नहीं किया। वेबर ने संवेदनताओं से कहा, उस दिन अब लर्जिस परिवार की पूरी कहानी सुनने के बाद वह कहानी जो वह उस दिन पत्रकारों के साथ पूरी तरह से साझा नहीं कर रहे थे, उन्होंने सोचा वह डोफियो मामले को फिर से खोल सकते। निहितार्थ स्पष्ट था। घर में असाधारण घटनाओं की कहानी ने सुझाव दिया कि डोफियो वास्तव में वह अपने दिमाग से बाहर हो गया था। उससे उस स्थान पर इस आलोकी द्वारा बाहर निकाल दिया गया। जैसे वेबर ने कहा, वह अभी उन्हें और अधिक नहीं बता सकता। उससे अभी भी अपने साथ इस पर चर्चा करनी थी। कैद किया गया क्लाइन, उन्होंने कहा वह एक प्रस्ताव दाखिल करने पर विचार कर रहा है। हालांकि यह कभी नहीं बताया कि यह किसी प्रकार का और ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव द्वारा नहीं किया गया है। फिलहाल रोनाल्ड डोफियो अभी भी वोल्क्सवैगन न्यूयॉर्क में एक सुधार सुविधा में एक कैदी है। लट्स परिवार के एमिटिवल स्तर घर से भाग जाने के बाद 14 महीने तक यह खाली पड़ा रहा। फिर क्रोमेटी नामक एक परिवार 1977 के वसंत में इस घर में रहने आया था, जिन क्रोमेटी ने बाद में एक रिपोर्टर को बताया, हम 1 अप्रैल यहाँ आए थे। हम एक सप्ताह की तरह यहाँ से बाहर थे और फिर यह गुड हाउसकीपिंग आर्टिकल आया। हम बहुत सारे अंगूठे मिलने लगे। द गुड हाउसकीपिंग आर्टिकल पॉल हॉफमैन नामक एक व्यक्ति द्वारा, जिसने बार-बार न्यूयॉर्क डेली न्यूज़ के लिए मामले के बारे में लिखा था। अप्रैल 1977 के अंक के हमारा ड्रीम हाउस वॉज हॉन्टेड शीशों के तहत प्रकाशित किया गया था, लेकिन तेजी से
लट्स द्वारा मुकदमे का विषय बन जाएगा, जिन्होंने दावा किया कि लेक ने उनकी गोपनीयता पर हमला किया है। एक मुकदमा जिसमें लट्स ने गोपिन के हन के लिए हॉफमैन, वुड हाउसकीपिंग, न्यूयॉर्क डेली न्यूज और कई अन्य पक्षों पर मुकदमा दायर किया, अंत सफल नहीं हुआ। प्रक्षणों और न्यायाधीश द्वारा मामले से बाहर कर दिया और हॉफमैन के खिलाफ दावा किया गया। सोच प्रतिवेदियों को अंत 1979 में आगत शर्तों के लिए निपटा दिया गया। फिर 5 महीने के बाद जे एंडरसन ने लट्स के इनपुट के साथ लिखी गई पुस्तक द एमिटेबल हॉरर प्रकाशित की। iOS एंगल्स टाइम के समीक्षक ने इसे एक सच्ची कहानी का शैतान कहा। पुस्तक तेजी से बेस्टसेलर सूची में शामिल हो गई और 42 सप्ताह बह रही। 1981 तक पुस्तक की 37 बार छपाई हो चुकी थी और 6.5 बिलियन से अधिक प्रतियां बिकी चुकी थी। फिल्म के अधिकार हॉलीवुड बेच दिया गया और एंडरसन को पटकथा लिखने के लिए नियुक्त किया गया, लेकिन जैसे जैसे घटना बढ़ी, सौदे की 2 प्रमुख आवाज सामने आई। घर के अपने स्वामित्व के द्वारा जो एक दशक तक चला, जिम और बारबरा क्रोमेटी ने प्रेस को बार बार बताया कि उन्होंने घर में कभी भी कुछ भी असामान्य नहीं देखा। यह अच्छी खबर होनी चाहिए थी। उन्होंने खराब प्रचार के कारण वह जगह सस्ते में खरीदी थी। उन्होंने घर $55 में खरीदा था, जहां लट्स ने इसे $80 में खरीदा था। क्रोमेटीज ने शिकायत की, आत्मा के बजाय वे उन लोगों से प्रतिबिंबित थे जिन्होंने केवल असाधारण प्रकृति कहा जा सकता है, जो दिन और रात के सभी घटाव में दरवाजे पर दस्तक देते हैं। यह लोग कभी कभी खुद को डायन भी कहते हैं, कभी कभी वह क्रोमेटीज को साफ देते हैं और उसने कहते थे कि वह मर जाएगा। कभी कभी वह नशे में होते थे और कभी कभी, जैसे कि परिवार ने 1978 में न्यूज़ डे को बताया था, बिल्कुल अजीब थे। मुझे लगता है कि सबसे मजेदार चीज में से एक वह थी जब हम 3 बजे उठे और हमने सामने के लॉन में बिगुल के साथ इस आदमी को टैप्स बजाते हुए सुना। मैंने खिड़की खोली और तालियां बजाई और कहा, बच्चे तुम हंसो की बहुत अच्छी समझ है। जिम क्रोमेटी ने कहा। क्रोमेटीज ने अंत लट्स एंडरसन एंड बुक प्रैक्टिस हॉल पर धोखाधड़ी के लिए $1.1 मिलियन को मिश्रित हर्जाना का मुकदमा दायर किया और उन्हें यह स्वीकार करने की कोशिश की। एंडरसन एज बुक का उपस्थित ट्रू स्टोरी बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे कि यह था होना चाहिए, टूट गया था। मुकदमा 1982 में एक आगत 6 अंकीय राशि के लिए तय हुआ। उपशीर्षक अभी भी कायम है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि जे एंडरसन ने भी सोचा था कि सच्ची कहानी अतिशयोक्ति हो सकती है। जब भी प्रेस ने उनसे पूछा कि क्या वह वास्तव में अपनी लिखी कहानी पर विश्वास करते हैं, तो उन्होंने आमतौर पर कुछ ना कुछ जवाब दिया। लोग के लिए 1978 में एक प्रोफेशनल राइटर हूँ, मैं विश्वास नहीं करता और मैं अविश्वास नहीं करता, मैं इससे पाठक पर छोड़ता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स को उसी वर्ष मेरा मानना है कि इन लोगों का मानना है कि वह उन सभी चीज़ों से गुजरे हैं जो उन्होंने देखी और सुनी। फिर 1980 में 58 साल उम्र में उनकी दिल का दौरा पड़ने से एक्सप्लेनेशन वाई सो मच ऑफ व्हाट इज क्लेम्ड इन हिज बुक पुलिस विजिट्स कैथोलिक प्रीस्ट विद घोस्टली पादरी तूफान मौसम सभी संबंधित पक्षों के अनुसार यह पूरी तरह से बेकार साबित हुआ।
लेकिन तब यह कुछ प्रतिभागियों को अलक्राणों का मुकाबला करने में शर्म आ रही थी। उदाहरण के लिए विलियम बेवर यह कहने के लिए काफी तैयार थे कि यह सब झूठ था, बेशक कि वह सबसे पहले इस मेहमान विचार के सामने आने के श्रेय में लेना चाहते थे। जिस दिन जुलाई 1979 में फिल्म वर्जन रिलीज हुआ, वेबर प्रेस के पास गए और कहा कि उन्होंने और लर्जिस ने पूरी कहानी पर बनाई थी, जबकि कहा कि वह केवल उनकी मदद से था कि उन्होंने रोनाल्डोफियो के अपराध के सबूतों को देखने बाद कहानी के विवरण को विस्तार से बताना शुरू किया जो उन्होंने प्रदान किया था। उन्होंने उदाहरण के लिए द वान ग्रीन स्लैम वह कुंडा फाइल्स बेस्ड ऑन फाइल्स फ्रॉम द क्राइम सीन्स। वेबर ने बाद में काफ़ी हल्के दंगे से बताया कि उनसे संपर्क किया गया और बताया गया कि एक प्रशंसक डोफियो मामले के बारे में एक किताब के लिए खुशी बड़ी अग्रिम राशि की पेशकश करेगा। उसने लर्जिस को अपने साथ इसमें शामिल करने की कोशिश की। उनकी धारणा थी कि कुछ रॉयल्टीज को डोफियो के साथ विभाजित किया जा सकता है, प्रभावी रूप से इससे हत्या के लिए भुगतान किया जाएगा, जैसे कि जॉर्ज लट्स ने 20 साल बाद मामले पर एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री में बताया था। यह सुनने के बाद लट्स ने कहा उन्होंने और उनकी पत्नी ने बेवर से बात करना बंद कर दिया। जब उन्होंने ब्रिटिश हॉल और एंसन के साथ सौदा किया तो बेवर इसमें शामिल नहीं था। उन्होंने प्रभावी रूप से उस भविष्य के किसी भी सौदे से बाहर कर दिया। वेबर ने स्वयं ही आगे बढ़ने की कोशिश की। पुस्तक लिखने के लिए जिस स्वतंत्र लेख को उसने सूचीबद्ध किया था वह अंत गुड हाउसकीपिंग में घर में लट्स के अनुभव का एक लेख प्रकाशित करेगा, लेकिन लट्स ने गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उस पर मुकदमा दायर किया। वह मुकदमा भी 1979 में निपट गया। डोफियो ने बाद में वेबर के कथन की भी पुष्टि करते हुए कहा कि वह कभी भी पागलपन का दावा नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा उनकी विश्वसनीयता सदिग्ध थी और अपराध के लिए उनकी व्याख्या अधिक विचित्र थी। उनकी मां और बहन भी हत्याओं में शामिल थी। 1999 में अपने पैरल बोर्ड के सामने एक उपस्थिति में डोफियो ने बताया कि उसने वास्तव में केवल अपनी 17 वर्ष बहन डॉन की हत्या की थी। उसने दावा किया कि बाकी हत्याओं के लिए वह खुद जिम्मेदार थी। उन्होंने कथित तौर पर जोर देकर कहा, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। बैरल बोर्ड को उस पर विश्वास नहीं हुआ। वास्तव में एमिटेबल से जुड़े एकमात्र लोग जिन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वास्तविक था वह सुरेश लट्स थे। कहानी के साथ उनके रिश्ता हमेशा इसी सत्यता में पूर्ण विश्वास और इससे किसी को बताने के बारे में दुविधा के बीच झूलता हुआ प्रतीत होता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर तुरंत कैलिफोर्निया के लिए लॉन्ग आइलैंड से भाग गए। वह केवल एसन के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए और पुस्तक से जुड़े कुछ प्रेस इंटरव्यू दिए, लेकिन उन शस्त्रकारों में वह अचानक वही अनुचित जोड़े थे जो वह मूल प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उदाहरण के लिए लॉस एंजल्स टाइम के साथ एक शस्त्रकार के लिए उन्होंने मांग की रिपोर्टर स्ट्रिक्ट रूप से यह ना बताए कि वह कहाँ रहते हैं, उनके घर के अंदर की तस्वीरों ना ले या बच्चों की तस्वीरें ना ले। रिपोर्टर ने कहा कि जॉर्ज लट्स उस संस्कार में केवल एक ही बात कहने के लिए उत्सुक थे, वह यह थी कि जिस अनुभव से वह गुजरे थे उसके लिए परिवार अब अधिकांश खुश हुआ था। वह अनुभव अभी भी विस्तार से बताने में कुछ अनुचित लग रहा था।
परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्होंने कहा, अब हम अच्छी चीजों की अधिक सराहना करते हैं, हम एक दूसरे के करीब हैं, हम भौतिकवादी चीज को कम महत्व देते हैं। और फिर बाद में उन्हें गुप्त रूप से कहा, गोपनीयता सिर्फ हम क्या रहते हैं इसके बारे में नहीं है, बल्कि हमारे विचार के बारे में है कि वह किसी और का व्यवसाय नहीं है। कैथी की 2004 में और जॉर्ज की 2006 में मृत्यु हो गई, लेकिन इन वर्षों में विशेष रूप से जॉर्ज ने कुछ और शस्त्रकार दिया, धीरे धीरे फेम को खोला। फिर भी वह इस सब की सच्चाई पर एक अजीब रहस्यमय व्यक्ति था। उन्होंने जोर देकर कहा कि परिवार को वह अनुभव हुआ, लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कहानी के कुछ तथ्य, विशेष रूप से हरा कीचड़ एलिमेंट्स थे, कभी भी स्ट्रिक नहीं थे और इस तरह की टुकड़ों टुकड़ों में छोटी छोटी अशुद्धियां के बारे में जॉर्ज की कारोक्ति ने हर किसी को पूरी चीज पर सीधे करने की अनुमति दी, यह मानने के लिए कि यह सब बेवर था, एक धोखाधड़ी का एक साधारण। लेकिन उनके बच्चे ने इसे जटिल बना दिया, क्योंकि उनमें से कम 2 का स्पष्ट मानना है कि वह भूत प्रेत था। डैनी लट्स एंड क्रिस्टोफर क्रिएटिनो 2 बड़े लट्स चिल्ड्रन से दे है कि उन्हें घटनाओं स्पष्ट आकृतियां और देशपूर्ण आत्माओं द्वारा सीढ़ी से ऊपर फेंक जाने की घटना याद है। और जब डैनी लट्स ने हाल ही में माई एमिटेबल हॉरर नामक एक विचित्र में अपनी कहानी बताई, तो वह इसके बारे में स्पष्ट रूप से उथल पुथल में थे। उन्होंने जोर देकर कहा, मुझे पर एक ऐसी आत्मा का कब्जा था जिसमें मैं अकेले छुटकारा नहीं पा सकता था। दरअसल डैनी लट्स ने दावा किया, एमिटेबल घर में हुई गड़बड़ी का डॉफियो से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि वास्तव में यह जॉर्ज ही था जिसने तंत्र मंत्र में अपनी रुचि से बुरी आत्माओं को बुलाया था। एक विविध दबंग सौतेले पिता, उसने अपने सौतेले बच्चों को आंतरिक कर रखा था। सजा के तौर पर वह कभी कभी उन्हें लकड़ी के चम्मच से पीटता था। क्रिस्टोफर क्रिएटिनो मध्य लट्स बच्चे ने भी इस तरह की कहानी सुनाई और जॉर्ज को भूत प्रेत के लिए दोषी ठहराया। तीसरे लट्स संतान मिसी ने कभी भी अपने अनुभव के बारे में एक्सपीरियंस रूप से नहीं बताया कि फिर भी डैनी लट्स इस बात पर जोर देते हैं। घर में कम के दौरान जॉर्ज लट्स से भी बड़ी ताकत की डॉक्यूमेंट्री में डैनी लट्स पूर्ण निश्चितता के साथ कहते हैं, दुष्टि राशि आत्माओं मुझे पता है कि वह मौजूद है, जिस पर एमिटेबल हॉरर की इस प्रतीत होता है। हेलो दोस्तों, तो यही थी एमिटेबल हॉरर स्टोरी। आई आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।